नमस्कार, मैं हूं शेखर त्रिवेदी। इस बार के चुनाव परिणाम हो सकता है आपको चौंका दें। एग्जिट पोल के नतीजे अगर सही साबित होते हैं तो इस बार देश के सियासी इतिहास में एक नया चैप्टर जुड़ जाएगा। कांग्रेस बुरी तरह हारेगी और बीजेपी को रिकॉर्ड जीत मिलेगी। ऐसे में सवाल ये कि क्या कांग्रेस की रणनीति गलत साबित होने जा रही है? क्या कांग्रेस का वोट बैंक पार्टी से छिटक कर दूर चला गया है? तो ऐसे में कौन जिम्मेदार है? और अगर सही में ऐसा हुआ तो इस बार के चुनाव में कई जमी जमाई मान्यताएं ध्वस्त हो चुकी हैं। नतीजा यह हुआ कि वोट बैंक का बंटवारा भी साफ साफ दिख रहा है। इसका सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हुआ तो वो है कांग्रेस पार्टी, जो पूरे चुनाव के दौरान इस कोशिश में रही कि किसी भी तरह नरेंद्र मोदी को धर्म विशेष का दुश्मन करार देकर अल्पसंख्यकों के वोट हासिल किए जा सके। लेकिन यह फॉर्मूला शायद काम नहीं आया, क्योंकि एग्जिट पोल के नतीजे जिस तरह की स्थितियां बना रहे हैं उससे ये साफ साफ लगने लगा है कि मुसलमानों ने सियासी दलों के जमे जमाए फॉर्मूले से दूरी बना ली है। कांग्रेस के ट्रेडिशनल वोट बैंक का हिस्सा अल्पसंख्यक हमेशा रहे और जब जब सियासत के मैदान में नरेंद्र मोदी पर वार करने की बात आई तब तब जाति कार्ड ही इस्तेमाल किया गया। इस बार भी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में सभी दलित अल्पसंख्यकों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने का वादा किया। इतना ही नहीं, कोशिश ये भी की जाती रही कि कांग्रेस को अल्पसंख्यकों का सबसे बड़ा हितैषी साबित किया जाए और बाकी पार्टियों को उनका दुश्मन। लेकिन इस बार कांग्रेस का कैलकुलेशन फेल होता नजर आया। तो कांग्रेस का गणित कहां फेल हो गया, आपको में हमारे साथ इस चर्चा के लिए नोएडा स्टूडियो में राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर निसारुल हक साहब हैं। निसार साहब, बहुत स्वागत है आपका। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा साहब कि आपको क्या लगता है कि कांग्रेस से किस जगह पर चूक हुई? उसका वोट बैंक अगर छिटका है तो क्यों? देखिए, सबसे बड़ी वजह तो ये रही कि जब से सच्चर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी थी तो सच्चर कमीशन ने ये बताया था कि मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो हिंदुस्तान में शायद एससी और एसटी से भी ज्यादा बैकवर्ड है। और ये बात सही है कि मुस्लिम्स जो हैं एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, लेकिन कभी भी ये कोशिश नहीं कही गई कि उनको किस तरह से अपलिफ्ट किया जाए। और जहां तक बात है, कागजों पे तो रहता है, लेकिन अगर आप जाकर देखें तो मुसलमान की हालत आज भी बहुत खराब है, या खस्ता हालत जिसे कहा जा सकता है वो है। मुस्लिम एरियाज में जाके अगर आप सर्वे करें तो आपको पता चलेगा जो सरकार की सहूलियात हैं वो वहां तक नहीं पहुंच पाती हैं। अगर आप किसी मुस्लिम कम्युनिटी में जाएंगे तो वहां पे एक मदर डेयरी भी आपको नजर नहीं आती। तो ये सारी चीजें हैं जो मुस्लिम बार बार कहते रहे हैं और हर सरकार से कहते रहे हैं, चाहे वो एनडीए की सरकार रही हो, पहले रही हो, और चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो। तो जब बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब हो जाती है तो मुस्लिम कम्युनिटी का दूर जाना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नेचुरल है, क्योंकि उनको वो चीजें नहीं मिल रही हैं जिनकी शायद उन्होंने आशा की है आजाद हिंदुस्तान में, क्योंकि मुसलमान भी इस हिंदुस्तान का एक हिस्सा है और वो भी चाहता है कि उसका भी डेवलपमेंट में पूरा मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा। एक बहुत दिलचस्प वाकया आया, मैं खुद रिपोर्ट कर रहा था फील्ड में। पोलियो उन्मूलन का पूरा अभियान चल रहा था। उस दौरान मैं एक बस्ती में गया, वहां पर लोगों ने उस टीम को हटा दिया और उन्होंने कहा कि साहब जो दवाई पिलाई जा रही है इससे हमारे फर्टिलिटी पे असर पड़ेगा। मैं ये जानना चाहूंगा कि पूरे हिंदुस्तान ने पिया, हालांकि आज पोलियो मुक्त है हम, लेकिन जिस दौर में उस बात को लोगों ने समझाया, हो सकता है किसी की भी सरकार रही हो, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके की बातें होती हैं उस आबादी के बीच में, तो उसका जिम्मेदार आप किसे मानेंगे? नहीं, देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपने कही और इसके लिए आपको डीप स्टडी करनी पड़ेगी मुस्लिम्स की और ये जानना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है।
और सबसे बड़ी वजह जो है वो एजुकेशनल बैकवर्डनेस है। जब तक अवेयरनेस नहीं होगी, जब तक कम्युनिटी में अवेयरनेस नहीं होगी, तो वो जो अपने पुराने तौर तरीके हैं उसको ही जो कम्युनिटी के 2-4 लीडर हैं या मौलवी हैं या जो भी वो हैं, वो उसी की बात मानना शुरू कर देंगे कि ये सही कह रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि मुस्लिम्स को एजुकेशनली ऊपर उठाया जाए, और किसी भी गवर्नमेंट का काम है कि मुस्लिम्स को वो चीजें मुहैया कराई जाए जिससे उनका एजुकेशन। इस जगह पे माफ कीजिएगा, मैं फिर आपसे एक सवाल उठाऊंगा कि जब मुस्लिमों के बच्चों के पढ़ने की बात आती है, बहुत सारे हमारे साथी हैं जो हमारे साथ एजुकेशन लेते आए पब्लिक स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में, लेकिन बहुत बड़ी आबादी है जो मदरसों से बाहर निकलना नहीं चाहती। क्या आप इसे मानेंगे कि ये अपनी तरह का जो धर्म के नाम पर ठेकेदारी करते हैं, ये उनका ज्यादा इंटरेस्ट है, या आपको लगता है कि किसी तरीके से शायद वो चीज ही नहीं पहुंच पा रही है उस जगह तक? नहीं, इसमें 2 चीजें हैं कि आप गौर कीजिए कि एक बच्चा मुस्लिम जो है वो मदरसे में जाता है और दूसरा एक मुसलमान का बच्चा वो पब्लिक स्कूल में पढ़ता है। तो इसकी क्या रीजन हो सकते हैं कि एक तो मदरसे में जा रहा है और एक तो सिंपल रीजन है इसका कि जिसके पास पैसा नहीं है पढ़ाने के लिए, उसका बच्चा मदरसे में जा रहा है, क्योंकि मदरसे में शायद ही 2 या 4 या 10 रुपए देके उसको वो इस्लामिक एजुकेशन में भी हो सकता है, जो हम कह रहे बहुत अच्छी हालत नहीं है। हाँ। लेकिन मदरसों से बाहर क्यों नहीं? लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स में भी एडमिशन नहीं मिलता मुस्लिम बच्चों को। अगर आप इसका सर्वे करें, वही आप बड़ी बात कह रहे हैं, अगर सरकारी स्कूलों में मुस्लिम बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता, एडमिशन नहीं मिलता इन द सेंस के वो वहां पे जा ही नहीं पाते और उनको वो तरीके नहीं पता। मैं आपको एक बहुत बड़ी वो देता हूं एग्जांपल कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो माइनॉरिटीज है उसके लिए बहुत सारा पैसा किया है कि इनको स्कॉलरशिप दी जाएगी। अगर आज आप मेरठ या कोई और एरिया जहां मुसलमान है वहां पे एक मुस्लिम बच्चे से, और मैं खुद गया हूं, मैंने सर्वे किया है, अगर आप वहां पूछें कि भाई आपको स्कॉलरशिप मिलती है, आप क्यों नहीं अवेल करते, तो वो सबसे पहले क्वेश्चन पूछता है मेरे से कि वो स्कॉलर। तो और मैंने बहुत सी मुस्लिम फैमिली जो बहुत गरीब थी, तो मैंने इसका मतलब ये हाँ। नहीं, ये बहुत बड़ी बात है कि जो सहूलियात हैं वो नहीं पहुंच रही हैं, और कोई भी एनजीओ इस तरह का काम नहीं कर रहा है कि जो गवर्नमेंट ने हमें फैसिलिटीज दी हैं क्या वो वहां तक पहुंचे। तो जो अमली तौर पर उन्हें पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच रहा है। तो जब तक वो वहां नहीं पहुंचेगा, जब तक इसके लिए कम्युनिटी के कुछ लोग काम नहीं करेंगे, ग्रास रूट पे जाके काम नहीं करेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़ी बात है इस चर्चा में जो निकल करके सामने आए। जो उदाहरण मैंने दिया था वो भी उत्तर प्रदेश का था, जिस बात का अभी जिक्र प्रोफेसर साहब ने किया है वो भी उत्तर प्रदेश का उन्होंने नाम लिया है, मेरठ का और इसके आसपास के इलाकों का। अब इस बात को आप बिल्कुल बांध कर रखिएगा अपने साथ चर्चा के अगले हिस्से तक कि आखिर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार नहीं है। अगर हम इस बीते हुए 10 साल के मौके को ही उठा लें तो फिर सवाल यह है कि बीजेपी को लेकर के आखिर मुस्लिमों में इतना गुस्सा क्यों देखा गया, अल्पसंख्यकों में इतना गुस्सा क्यों देखा गया, जो हिमायती थे वही उनके साथ नहीं खड़े हुए। तो उनके कहने पे, क्योंकि वो वहां पे हैं। बिल्कुल, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। भारत की राजनीति की समझ रखने वाले लोग ये बखूबी समझते हैं कि यहां सियासत में जीत के लिए सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला कितना अहम है। भारतीय समाज का ताना बाना ऐसा है कि यहां जाति और धर्म के नाम पर सियासत की सीढ़ी चढ़ी जाती है और इसके लिए कई दशकों से सियासी पार्टियां कभी रिजर्वेशन तो कभी धार्मिक कट्टरता का फॉर्मूला अपनाती आई हैं। लेकिन क्या इस बार भी वो फॉर्मूला काम करने वाला है या फिर इस फॉर्मूले की हवा निकल चुकी है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और दिलचस्प भी। हमारे साथ नोएडा में स्टूडियो में मेरे साथ प्रोफेसर निसारुल हक साहब हैं। हक साहब, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि ब्रेक से पहले जिस बात को हम छोड़ करके गए थे कि उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार नहीं है एक दशक से, सेंटर में भी एक दशक से बीजेपी की सरकार नहीं है। इस बीच में जो उनकी बेहतरी के लिए अल्पसंख्यकों की स्कीमें चलाई गई, चीजें पहुंचने की कोशिश की गई, तो ये किस मुंह से इस बार अल्पसंख्यकों को कह रहे थे कि साहब ये अगर एनडीए आ गया, बीजेपी आ गई या मोदी आ गया तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा?
नहीं, देखिए, ये तो वोट लेने की जो प्रथा है और खासतौर से मुस्लिम वोट लेने की जो प्रथा है वो तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी की है। उसमें आप किसी को मतलब कम नहीं आंक सकते, चाहे वो बीजेपी हो। बीजेपी ने भी बहुत कोशिश की है और समाजवादी पार्टी ने भी कोशिश की, कांग्रेस ने भी कोशिश की। तो हर आदमी मुसलमानों को एक वोट बैंक समझ के और उनके वोट लेने की कोशिश करता है। लेकिन क्या मुसलमान एक वोट बैंक हैं? और वोट बैंक जब ही होता है कि जब सारे के सारे मुस्लिम एक जगह या एक पॉलिटिकल पार्टी को वोट दें। अगर आप 2014 के इलेक्शंस को देखें तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुसलमान यूनाइटेड होके एक पॉलिटिकल पार्टी को वोट दिया है और डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी में उन्होंने डिफरेंट जगह वोट दिया है। तो मुसलमान को भी आप इस तरह मत समझिए कि अगर आप उसको कोशिश करेंगे तो वो एक ही जगह वोट। मैं आपसे इस चीज को समझना चाहूंगा। मैंने खुद जामा मस्जिद के इमाम से एक बार सवाल किया कि साहब, आपको एक मुसलमान होने पर ज्यादा फख्र है या एक हिंदुस्तानी मुसलमान होने पर ज्यादा फख्र है? उनका जवाब जो भी था, मैं चाहूंगा कि इसी सवाल पर आप अपनी राय जरूर जाहिर करें कि एक जब अल्पसंख्यकों की या मुस्लिमों की बात आती है तो एक पढ़ा लिखा तबका कैसे अलग होता है और एक पढ़ा लिखा धार्मिक तबका कैसे अलग होता है? नहीं, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए हमारा जो मुल्क है वो सबसे प्यारा है और सबसे सर्वोपरि है। और मजहब जो है वो एक इंडिविजुअल मामला है। मैं नमाज पढ़ता हूं या मंदिर में जाता हूं, ये मेरा अपना है, लेकिन मुल्क मेरा है और मैं इसको नंबर 1 समझता हूं, हिंदुस्तान को नंबर 1 समझता हूं, क्योंकि मेरे लिए बाकी कोई अहमियत नहीं रखता। अगर मेरा मुल्क है तो मेरा रिलीजन भी है और मैं एक मुसलमान भी हूं और मैं उस तरीके से मुसलमान भी हूं जो मैं एज ए मुस्लिम रिलीजन मैं छोड़ना भी नहीं चाहता। तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं भी फर्क नहीं है अगर आप अपनी कंट्री को सर्वोपरि रखें। और मेरे ख्याल से यही ज्यादातर मुसलमानों की सोच भी है, वो अपनी कंट्री को सबसे सर्वोपरि रखते हैं। लेकिन कुछ हो सकते हैं जिन्होंने रिलीजन या उसका सहारा ले रखा है, वो जरूर इसको भुनाने की कोशिश करते हैं कि मुसलमान पहले हैं और हिंदुस्तानी मतलब वो अपनी दुकान चलाना चाहते हैं, उसको हम इस तरह से कह सकते हैं। बिल्कुल। मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि एक बहुत लंबा अरसा हिंदुस्तान में कांग्रेस ने हुकूमत की है। वोट बैंक ही सही, पढ़े लिखे नेता थे उनके, बहुत सारे मुस्लिम चेहरे कांग्रेस पार्टी के भीतर दिखाई देते हैं। बहुत सारे तो उसमें बहुत अहम मंत्रालयों को संभालते रहे इसी सरकार में। बावजूद इसके क्या वजह है कि जो भी चीजें अभी आपने बताई, चाहे वो एजुकेशन के लिहाज से हो, चाहे स्कीमों के लिहाज से हो, वो चीजें उन जगहों तक नहीं पहुंची? नहीं, मेरे ख्याल से इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। और कोई एक मुसलमान मंत्री या 2 मुसलमान मंत्री या 4 मुसलमान मंत्री ये नहीं कर सकते जब तक कि गवर्नमेंट की विल ना हो। तो गवर्नमेंट की विल होना जरूरी है और विल ये होनी चाहिए कि हमें इस कम्युनिटी को भी अपलिफ्ट करना है। और क्यों करना है? क्योंकि ये हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं और हमारा हिंदुस्तान अगर डेवलप करेगा तो मुसलमानों को डेवलप करना होगा और तभी बहुत ज्यादा डेवलप करेगा। तो ये एक सोच है। हाँ, आप ये कह रहे हैं कि जैसे समाजवादी पार्टी है, उसका एक मुस्लिम चेहरा उन्होंने सामने रख दिया, कुछ और लोगों को मंत्री बना दिया, उससे भला नहीं होने वाला। कांग्रेस ने भी यही किया, इससे भी भला नहीं होने वाला। तो आप ये कह रहे हैं क्या कि अगर एनडीए में एक भी मुस्लिम चेहरा ना हो, लेकिन अगर सरकार की विल वैसी हो तो शायद उसका इंपैक्ट अलग पड़ेगा? बिल्कुल, बहुत जरूरी है कि गवर्नमेंट की विल होनी चाहिए। और मंत्री तो 2, 4 या 6 या 1 मंत्री होने से वो इतना फर्क नहीं पड़ता। मेरे ख्याल से पूरी गवर्नमेंट की विल होनी चाहिए और जब तक वो विल नहीं आएगी तो मुझे नहीं लगता कि कुछ आप इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे देख पाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये जो नतीजे आएंगे 16 तारीख को जो पिटारा खुल जाएगा, अभी हम एग्जिट पोल के आधार पर बात कर रहे हैं, इस पिटारे के खुलने के बाद कोई जरूरी नहीं है कि हिंदुस्तान के सारे अल्पसंख्यकों ने या कुछ अल्पसंख्यकों ने एनडीए या बीजेपी को वोट किया हो, सकता है भी ना किया हो, अपनी तरह से या अपने जुगत लगा करके जो भी इनकी स्ट्रेटजी रही है उससे सरकार बनाए। फिर भी क्या आपको लगता है कि एक बार सरकार बनने के बाद अगर यही आंकड़े नतीजों में बदल जाते हैं, यही चीज सच्चाई हो जाती है, तो आपको लगता है कि कोई नई उम्मीद इस सरकार से आपको होगी या अल्पसंख्यकों को? नहीं, अल्पसंख्यकों को तो हर सरकार से उम्मीदें होती हैं और इसी उम्मीद की वजह से वो एक पॉलिटिकल पार्टी को वोट देते हैं। और जहां तक आप देखिए, जब कांग्रेस उम्मीदों पे नहीं खरी उतरी
और पता चला कि इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे नहीं है। हालांकि सरकार क्लेम करती रही कि हमने सच्चर कमीशन की जितनी रिकमेंडेशंस थी वो मंजूर कर ली हैं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है, जो आप जाके देखें हिंदुस्तान के जहां मुसलमान रह रहे हैं, तो वहां आपको वो नहीं दिखाई देता। तो इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है किसी भी गवर्नमेंट के लिए कि वो प्रैक्टिकल में दिखाए कि वाकई ये हो रहा है या नहीं हो रहा। और अगर कोई गवर्नमेंट कर पाती है ये, तो मुझे लगता है कि मुसलमान उस गवर्नमेंट को कभी नहीं छोड़ना चाहेंगे और वो चाहेंगे कि उनका डेवलपमेंट हो, क्योंकि आज का मुसलमान चाहता है कि उसका डेवलपमेंट हो और वो भी इतना ही भागीदारी हो जितना कोई और मजहब का लोग हिंदुस्तान में भागीदारी है डेवलपमेंट। बहुत शुक्रिया निज़ार साहब, हमें अपना वक्त देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। यानी इस पूरी चर्चा में एक बात तो साफ है कि अल्पसंख्यकों को, खासतौर से मुसलमानों को, वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। वोट बैंक इसलिए क्योंकि जो सरकार की तरफ से स्कीमें या रियायतें या खुशमिजाजी की जो बातें पहुंचनी चाहिए थी, वो दरअसल सरकारी ईमानदारी की कमी की वजह से वहां तक नहीं पहुंच पाई। अब देखना बहुत दिलचस्प होगा। हमने इस कार्यक्रम में अल्पसंख्यकों की बात ही की है, बावजूद इसके हम आपको यह भी बता दें कि बहुत सारा जो बहुसंख्यक वर्ग है उसका भी एक हिस्सा ऐसा है जहां तक वो रोशनी नहीं पहुंची है। अगर वाकई ये सरकार ईमानदार होगी तो समाज के हर हिस्से में उस तरह की रोशनी पहुंचेगी जिससे एक बेहतर हिंदुस्तान बनाने का वादा पूरा हो सके। जो भी सरकार आती है वादा उसका है, ये आप किसी भी मैनिफेस्टो में पा सकते हैं। नमस्कार।